नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री स्टडी वन में आप सबका स्वागत है। हम लोग मगध के उत्कर्ष से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कर रहे थे। उसमें एक क्वेश्चन लास्ट में आप सबको कमेंट में आंसर देने के लिए दिया गया था और उस क्वेश्चन में एक तरफ राजधानियां थी और एक तरफ शासक थे। तो किन शासकों की राजधानियां कौन सी रही हैं, इनको सम्मिलित करना था। तो आइए इसको देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। कुछ लोग कमेंट किए थे, जितने लोग कमेंट किए थे उन लोगों का सब लोगों का आंसर सही ही था। आइए देखा जाए इसको। ये पहली राजधानी है राजगृह। राजगृह इसमें से किसकी राजधानी रही है ये देखना है। तो राजगृह बिंबिसार की राजधानी थी। तो इस तरह से पहले का हो जाएगा डी। उसके बाद दूसरा है कन्नौज। कन्नौज हर्ष की राजधानी थी, तो दूसरे का हो जाएगा सी। तीसरा है मथुरा। मथुरा कनिष्क की राजधानी थी, तो तीसरे का हो जाएगा तीसरे का ए। और चौथा है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र अशोक की राजधानी थी, तो चौथे का हो जाएगा बी। इस तरह से आपका सही आंसर यही होगा। पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का ए और चौथे का बी। इसको आप सब अपने आंसर से मिलान कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, कुशाग्रपुर राजधानी थी कौशल की, वत्स की, मगध की, अवंतित की। माने कुशाग्रपुर इसमें से किसकी राजधानी थी। तो पहले हम बता चुके हैं कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासन था। मगध का ये पहला राजवंश है, बृहद्रथ राजवंश। इस वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था बृहद्रथ। उसी के नाम पे ये संस्थापक था इस वंश का। उसी के नाम पे इस वंश का नाम बृहद्रथ राजवंश पड़ा। तो मगध का पहला राजवंश है बृहद्रथ राजवंश। तो बृहद्रथ राजवंश में ही एक राजा हुआ जिसका नाम था जरासंध। जरासंध ने मगध की राजधानी स्थापित की गिरिब्रज में। जरासंध ने गिरिब्रज को मगध की राजधानी बनाया। गिरिब्रज को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे बृहद्रथ के नाम पे इसको बृहद्रथपुर भी कहा जाता है। बृहद्रथपुर इसको मगध के नाम पे मगधपुर भी कहा जाता है। बिंबिसार के नाम पे बिंबिसार पुरी भी कहा जाता है। इसको वसुमती भी कहा जाता है और इसको कुशाग्रपुर भी कहा जाता है। तो बृहद्रथ ने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाई, जिसे बृहद्रथपुर भी कहा जाता है, मगधपुर भी कहा जाता है, बिंबिसारपुर पुरी भी कहा जाता है, बसमत भी कहा जाता है, कुशाग्रपुर भी कहा जाता है। तो ये गिरिब्रज कहाँ की राजधानी थी? मगध की राजधानी थी। गिरिब्रज ये मगध की राजधानी थी। तो मगध की राजधानी थी गिरिब्रज। मगध की राजधानी
बृहद्रथपुर। मगध की राजधानी मगधपुर, बिंबिसारपुरी, बसुमती और कुशाग्रपुर। ये मगध की राजधानी गिरिब्रज है। मगध की राजधानी को बृहद्रथपुर भी कहा जाता है। मगध की राजधानी को मगधपुर भी कहा जाता है। मगध की राजधानी को बिंबिसारपुरी भी कहा जाता है। मगध की राजधानी को बसुमत भी कहा गया है और मगध की राजधानी को ही कुशाग्रपुर भी कहा गया है। तो आपका क्वेश्चन है कि कुशाग्रपुर किसकी राजधानी थी? तो कुशाग्रपुर इस मगध की राजधानी थी। कुशाग्रपुर मगध की राजधानी थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, मगध। दूसरा क्वेश्चन है, हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? तो पहले हम बता चुके हैं कि हर्यंक वंश में सबसे पहले बृहद्रथ राजवंश था, उसके बाद हर्यंक वंश था, उसके बाद शिशुनाग वंश था, उसके बाद नंद वंश था, इसके बाद मौर्य वंश था। ये पहले भी बताया जा चुका है। और किस राजवंश में कौन कौन से राजा हुए हैं, कितने समय तक शासन किए, किसके बाद कौन शासन किया, इसकी वीडियो पहले बनाई जा चुकी है। उस वीडियो को जाके आप सब देख लीजिएगा। अभी क्वेश्चन है कि हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था, इसके बारे में पूछ रहा है। तो हर्यंक वंश में सबसे पहले बिंबिसार शासक हुआ, यही इस वंश का संस्थापक था, बिंबिसार। उसके बाद ये अजातशत्रु शासक हुआ। अजातशत्रु, बिंबिसार, अजातशत्रु, उसके बाद उदयन, और इसके बाद उदयन के बाद इसके पुत्रों ने शासन किया। तो हर्यंक वंश में सबसे पहले बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद उदयन। तो इस वंश का संस्थापक यही था, बिंबिसार। बिंबिसार को जैन ग्रंथों में श्रेणिक कहा गया है। बिंबिसार का उपनाम श्रेणिक था। और हर्यंक वंश के लोग नागवंशी क्षत्रिय थे, नागवंशी क्षत्रिय थे। तो यह क्षत्रिय राजवंश था, हर्यंक राजवंश क्षत्रिय राजवंश था। और इस वंश का जो हर्यंक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। बिंबिसार का उपनाम श्रेणिक है, जैन ग्रंथों में इसको श्रेणिक भी कहा गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार ने किस स्थान पर नई राजधानी का निर्माण कराया था? गिरिब्रज, चंपा, राजगीर, श्रावस्ती। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो गिरिब्रज है इसको बृहद्रथ ने राजधानी बनाई थी। बृहद्रथ ने गिरिब्रज को राजधानी बनाई थी, अर्थात ये बिंबिसार से पहले की राजधानी है। तो गिरिब्रज नहीं होगा। चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। ये श्रावस्ती जो है कौशल महाजनपद की राजधानी थी। तो श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी, अंग चंपा महाजनपद की राजधानी। और जो गिरिब्रज है इसको गिरिब्रज को बृहद्रथ ने राजधानी बनाई थी। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज थी, जिसको कि बृहद्रथ ने स्थापित किया था। लेकिन ये गिरिब्रज जब बिंबिसार राजा हुआ तो गिरिब्रज वज्जियों से सुरक्षित नहीं था। गिरिब्रज मगध पे आक्रमण होता रहता था। मगध पे उत्तरी सीमा से वज्जी संघ के लोग आक्रमण करके लूटपाट करते रहते थे। तो इस तरह से वज्जी आक्रमण के चलते
गिरिब्रज सुरक्षित नहीं थी राजधानी के रूप में, इसलिए अजातशत्रु ने दूसरी राजधानी का निर्माण किया जिसका नाम था राजगृह। पांच पहाड़ियों से घिरे हुए स्थल पे राजगृह नामक नई राजधानी का निर्माण कराया था बिंबिसार ने। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा श्री राजगृह। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार और अजातशत्रु के समय मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी पूछ रहा है। तो ये जो कौशाम्बी है, ये कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी, ये मगध की राजधानी नहीं थी। कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। श्रावस्ती जो है ये कौशल महाजनपद की राजधानी थी। और ये जो पाटलिपुत्र है, ये पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी, लेकिन बिंबिसार और अजातशत्रु के समय नहीं। अजातशत्रु के पुत्र उदयन के समय अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पे गंगा और सोन नदियों के संगम पे पाटलिपुत्र नामक नई राजधानी का निर्माण कराया था और राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। तो ये पाटलिपुत्र जो है ये उदयन के समय की राजधानी है। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उसके पुत्र के समय की राजधानी। तो ये तीनों अजातशत्रु से और बिंबिसार से संबंधित नहीं है, तो इस तरह से केवल बी बच रहा है। अभी अगले क्वेश्चन में हम बताए भी कि राजगृह को बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाई थी और उसके बाद अजातशत्रु के समय में भी राजगृह ही राजधानी रही। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, राजगीर। राजगीर या राजगृह बिंबिसार और अजातशत्रु के समय की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, जीवक किस राजा का राजवैद्य था? उदयन, प्रद्योत, बिंबिसार, अशोक। तो अगली वीडियो में हम इससे पहले की वीडियो में मगध नरेश बिंबिसार के मैत्री वैवाहिक संबंध पे चर्चा कर चुके हैं। बिंबिसार ने अपने राज्य को सुदृढ़ करने के लिए त्रिसूत्रीय नीति अपनाया था। वैवाहिक संबंधों द्वारा कुछ राजवंशों को अपना मित्र बनाया, वैवाहिक संबंध द्वारा कुछ राजवंशों के साथ मैत्री संबंध स्थापित किया, कुछ राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया और अंत में कुछ राज्य के साथ युद्ध करके अपने राज्य को सुदृढ़ किया। तो बिंबिसार के वैवाहिक संबंध पे हम चर्चा कर चुके हैं। वैवाहिक संबंध के बाद बिंबिसार की मैत्री संबंध, ये कुछ राजवंशों के साथ मैत्री संबंध स्थापित किया था। तो मैत्री संबंध के अंतर्गत सिंध के राजा के साथ मैत्री संबंध स्थापित किया था, सिंध के राजा को अपना मित्र बनाया था। सिंध का जो इसका मित्र था शासक, उसका नाम था रुद्रायन। सिंध नरेश रुद्रायन के साथ इसने अपनी मित्रता स्थापित की थी। एक राज्य इसका जो मित्र था वो सिंध था। फिर एक राज्य था जो गांधार था। गांधार नरेश पुष्कर सारिन या पुक्कुसात नाम मिलता है इसका। तो सिंध नरेश रुद्रायन, गांधार नरेश
पुष्कर सारिन इसके मित्र थे। इन दोनों ने बिंबिसार के दरबार में अपने दूत भेजे थे। फिर तीसरे नंबर पे एक राज्य आता है अवंती। अवंती राज्य का इसका जो मित्र था उसका नाम था प्रद्योत। अवंती नरेश प्रद्योत बिंबिसार का मित्र था। अवंती नरेश प्रद्योत को एक बार पीलिया हो गई थी, पांडु रोग हो गया था, पीलिया हो गई थी। तो इसका इलाज करने के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को प्रद्योत के दरबार में भेजा था। अवंती नरेश प्रद्योत के दरबार में प्रद्योत का इलाज करने के लिए, पांडु रोग से ग्रसित हो गया था, इसका इलाज करने के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश प्रद्योत के यहाँ भेजा था। जीवक सालवती नामक गणिका का पुत्र था और आत्रेय ऋषि का शिष्य था। आत्रेय ऋषि का शिष्य था तथा आयुर्वेद के कौम भारतीय शाखा का आचार्य था। तो ये जीवक मगध नरेश बिंबिसार का राजवैद्य था। मगध नरेश बिंबिसार का राजवैद्य था और अवंती नरेश प्रद्योत के यहाँ उसका इलाज करने के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को वहां पे भेजा था। तो क्वेश्चन है कि जीवक किस राजा का राजवैद्य था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिंबिसार। बिंबिसार का राजवैद्य था और अवंती नरेश के यहाँ बिंबिसार के भेजने पे उसका इलाज करने के लिए गया था प्रद्योत के यहाँ। अगला क्वेश्चन है कि अंग को किस शासक के समय मगध में सम्मिलित किया गया था? उदयन, अजातशत्रु, बिंबिसार और बृहद्रथ। तो एक ग्रंथ है विदुर पंडित जातक। विदुर पंडित जातक। विदुर पंडित जातक में बताया गया है कि मगध की राजधानी पर अंग का अधिकार था। मगध की पर अंग का अधिकार था। तो ऐसा लगता है कि बिंबिसार से पूर्व इसके पिता के समय में अंग नरेश ब्रह्मदत्त ने मगध की राजधानी पर अधिकार कर लिया था। बिंबिसार के पिता के कई नाम मिलते हैं, जैसे भट्टी। टर्नर महोदय ने बिंबिसार के पिता का नाम भट्टी बताया है। उसके बाद इसके पिता का नाम क्षेत्रोजस भी मिलता है। क्षेत्रोजस। मत्स्य पुराण में इसके पिता का नाम क्षेत्रोजस मिलता है। फिर इसके पिता का नाम बोधिस भी मिलता है।
बोधिस दीप वंश में इसके पिता का नाम बोधिस मिलता है। महापद्म भी इसके पिता को कहा गया है। ये तिब्बत साहित्य में। ये सब बिंबिसार के पिता के नाम है। बिंबिसार के पिता को भट्ट टर्नर महोदय ने भट्टी बताया है। मत्स्य पुराण में क्षेत्रोजस कहा गया है। दीप वंश में बोधिस कहा गया है। और तिब्बत साहित्य में बिंबिसार के पिता का नाम महापद्म मिलता है। तो जो भी नाम हो, माने बिंबिसार के पिता के काल में ही अंग नरेश ये ब्रह्मदत्त था। अंग शासक ब्रह्मदत्त ने मगध की राजधानी पे अपना अधिकार कर लिया था, जिसके चलते बिंबिसार ने राजा बनने के बाद और अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के बाद अंग महाजनपद के ऊपर आक्रमण कर दिया और अंग का शासक जो ब्रह्मदत्त था ये मारा गया। और अंग महाजनपद की राजधानी अभी हम बताए थे, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। चंपा में बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा नियुक्त किया। अजातशत्रु को तो इस तरह से बिंबिसार ने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को मार के और मगध अंग का मगध में विलय कर लिया और अंग में अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का उपराजा नियुक्त किया। बिंबिसार के अंग विजय के बारे में एक इतिहासकार हैं डॉक्टर राय चौधरी महोदय ने कहा था कि बिंबिसार की अंग विजय मगध के उत्कर्ष के उस दौर को प्रारंभ करती है जो अशोक द्वारा कलिंग विजय के बाद तलवार रख देने के साथ समाप्त होता है। तो मैं कहने का मतलब है कि बिंबिसार के अंग विजय के साथ ही मगध का उत्कर्ष प्रारंभ होता है और अशोक द्वारा कलिंग विजय के बाद तलवार रख देने के साथ ही मगध का पतन प्रारंभ होने लगता है। तो इस तरह से बिंबिसार ने अपने शासनकाल में अपनी स्थिति वैवाहिक संबंध और मैत्री संबंध द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के बाद एक विजय भी किया था। अंग महाजनपद को जीत के वहां के शासक ब्रह्मदत्त को मार के और अंग का मगध राज्य में विलय कर लिया था और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का उपराजा नियुक्त किया था। तो अंग को किस शासक के समय में मगध में सम्मिलित किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बिंबिसार के समय। अगला क्वेश्चन है, बुद्धघोष महावग्र के अनुसार बिंबिसार के साम्राज्य में गांवों की संख्या कितनी थी? 8,000, 4,000, 80,000, 40,000। तो सुमंगल विलासिनी तो सुमंगल विलासिनी के टीकाकार थे बुद्धघोष। तो बुद्धघोष के सुमंगल विलासिनी और महावग्र के अनुसार बिंबिसार के साम्राज्य में
80,000 गांव थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, 80,000। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जैन ग्रंथों में श्रेणिक कहा गया है, सॉरी कुणिक कहा गया है? निम्न में से किसे जैन ग्रंथों में कुणिक कहा गया है? बिंबिसार, बिंदुसार, चंद्रगुप्त और अजातशत्रु। तो पहले भी हम कई बार बता चुके हैं कि जो बिंबिसार था इसको जैन ग्रंथों में श्रेणिक कहा गया था, बिंबिसार। और जैन ग्रंथों में ही बिंबिसार के पुत्र तथा उत्तराधिकारी अजातशत्रु को कुणिक कहा गया है। बिंबिसार का उपनाम श्रेणिक था और उसके लड़के अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ के अनुसार लिच्छवी शासक चेटक द्वारा अजातशत्रु के विरुद्ध काशी कौशल के साथ मिलकर संघ बनाने का उल्लेख है? हरिवंश पुराण, निर्यावली सूत्र, आराधना कोश, आवश्यक चूड़ी। तो अगली वीडियो में हम पहले की वीडियो में बताए थे कि मगध नरेश अजातशत्रु का वज्र संघ के साथ युद्ध हुआ था। गंगा के किनारे रत्नों की खान थी जिसको लेकर अजातशत्रु और वज्र संघ के बीच समझौता हुआ था। वज्र संघ द्वारा समझौते का उल्लंघन करके खान पर अधिकार कर लेने के कारण वज्र संघ और अजातशत्रु के बीच युद्ध हुआ है। तो वज्र संघ का प्रमुख जो था वो ये वैशाली के लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी वज्र संघ के प्रमुख थे, जहाँ का शासक था चेटक। तो चेटक ने काशी, कौशल, वज्र आदि राज्यों को मिला करके एक बहुत बड़े संघ की तैयार, बहुत बड़े संघ का निर्माण कर लिया था, जिसमें लिच्छवी लिच्छवी राज्य में 9 लिच्छवी, 9 मल्ल और काशी कौशल के 18, इस तरह से 36 राज्यों का एक बड़ा संघ तैयार कर लिया था। 36 राज्यों का एक बड़ा संघ तैयार किया था। कौन? लिच्छवी शासक चेटक। अजातशत्रु के विरुद्ध वज्र संघ, लिच्छवी, मल्ल, काशी, कौशल और काशी, कौशल, वज्र और मल्ल को मिला करके इस तरह से 36 राज्यों का एक बड़ा संघ तैयार कर लिया था। और अजातशत्रु के साथ अजातशत्रु और इस संघ के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें अजातशत्रु द्वारा ये वज्र संघ पराजित किया गया। और इस संघ निर्माण की जानकारी हमें जैन ग्रंथ
निर्यावल सूत्र से प्राप्त होता है। तो चेटक द्वारा अजातशत्रु के विरुद्ध जो संघ का निर्माण किया गया था, इसकी जानकारी हमें जैन ग्रंथ निर्यावल सूत्र से प्राप्त होती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, बी निर्यावल सूत्र। अगला क्वेश्चन है, वैशाली के शासक चेटक और अजातशत्रु के बीच हुए युद्ध के क्रम में अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार ने महात्मा बुद्ध से कहाँ मुलाकात की थी? तो अजातशत्रु और वैशाली के लिच्छवियों के बीच अर्थात वज्र संघ के बीच गंगा के किनारे रत्नों की खान थी, जिसको लेकर के आपस में युद्ध हुआ था। इस युद्ध से पहले अजातशत्रु ने पाटलिग्राम का दुर्गीकरण कराया था। उसके बाद अपने मंत्री वत्सकार को, अजातशत्रु का एक मंत्री था जिसका नाम था वत्सकार, अजातशत्रु ने वत्सकार को महात्मा बुद्ध के यहाँ परामर्श हेतु भेजा था कि किस तरह से लिच्छवियों को पराजित किया जा सकता है। वज्र संघ के लोग बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए वत्सकार को भेजना पड़ा। तो वत्सकार और महात्मा बुद्ध के बीच जो मुलाकात हुई थी वो राजगृह में हुई थी। राजगृह में वत्सकार और महात्मा बुद्ध के बीच मुलाकात हुई थी, जिसमें महात्मा बुद्ध ने संकेत में ही बता दिया था कि वज्जियों का जो विनाश है फूट द्वारा संभव है, वो आपस में संगठित है। अगर उनमें फूट डाल दिया जाए तो वो संगठित रूप से नहीं लड़ सकेंगे और पराजित हो सकते हैं। तो वज्र संघ में फूट डालने का काम भी वत्सकार ने ही बड़ी कुशलता पूर्वक किया। इस तरह से आपस में वो विघटित हो गए। उसके बाद अजातशत्रु और उनमें युद्ध हुआ वज्र संघ में, और वज्र संघ बुरी तरह पराजित हुए और इस युद्ध में अजातशत्रु विजयी हुए थे। तो क्वेश्चन है कि वत्सकार और महात्मा बुद्ध के बीच मुलाकात कहाँ हुई थी? तो इन दोनों लोगों के बीच में मुलाकात जो हुई थी राजगृह में हुई थी, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, राजगृह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा रथमूसल और महाशिलाकंटक नामक दो गुप्त शस्त्रों का प्रयोग किया गया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, नागदासक और समुद्रगुप्त। तो अजातशत्रु और वज्र संघ के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें अजातशत्रु द्वारा रथमूसल और महाशिला कंटक नामक दो गुप्त शस्त्रों का प्रयोग किया गया था अजातशत्रु द्वारा, जिसमें वज्र संघ के लोग बुरी तरह पराजित हुए। इन इन दो गुप्त शस्त्रों का प्रारूप आप सब बाहुबली फिल्म में भी देख सकते हैं, उसमें भी इन दो शस्त्रों को दर्शाया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, अजातशत्रु। अजातशत्रु द्वारा इनका प्रयोग किया गया था। किस शासक के समय हर्यंक वंश अपने उत्कर्ष पर पहुंचा? अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, नागदासक। तो आर्य मंजूश्री मूल कल्प से पता चलता है कि मगध नरेश अजातशत्रु के समय मगध साम्राज्य में मगध, अंग,
काशी, वैशाली मगध साम्राज्य के अंतर्गत थे। अजातशत्रु के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत मगध, अंग, काशी और वैशाली थे। तो इसमें से मगध का पहला शासक बिंबिसार था। बिंबिसार ने केवल एकमात्र विजय किया था, अंग विजय। तो अंग और मगध अंग और मगध बिंबिसार के समय बिंबिसार के साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। ये जो दोनों है ये बिंबिसार के समय के हैं। लेकिन उसके बाद जो काशी है, वैशाली है, मल्ल संघ की भी विजय की थी अजातशत्रु ने। ये सब विजय अजातशत्रु के समय की हैं। इस वंश का जो पहला शासक बिंबिसार था, इसका विवाह कोसल राज्य में हुआ था। कोसल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला के साथ। बिंबिसार का विवाह कोसल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला के साथ हुआ था। इस विवाह के फलस्वरूप कोसल राज्य के तरफ से बिंबिसार को काशी का राज दहेज में प्राप्त हुआ था। लेकिन बिंबिसार के बाद इसका लड़का जो हुआ वो अजातशत्रु हुआ। बिंबिसार के बाद इसका लड़का अजातशत्रु हुआ। तो अजातशत्रु ने बिंबिसार को अंतिम समय में कारागार में डाल दिया, जहाँ भीषण यातनाओं द्वारा उसकी मृत्यु हो गई। तो बिंबिसार की मृत्यु का कारण कौन था? इसका पुत्र था अजातशत्रु। बिंबिसार की मृत्यु के बाद प्रसेनजीत की बहन महाकोसला की भी मृत्यु हो गई अपने पति के वियोग में। तो बिंबिसार और उसकी पत्नी महाकोसला दोनों की मृत्यु का कारण अजातशत्रु था। इसलिए जब अजातशत्रु राजा हुआ तो अजातशत्रु के समय में प्रसेनजीत ने काशी का राज्य जो दहेज में दिया गया था उसको वापस ले लिया। तो अजातशत्रु और प्रसेनजीत दोनों में युद्ध हुआ। लेकिन बाद में जाके अजातशत्रु और प्रसेनजीत दोनों के बीच संधि हो जाती है और बाद में प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया। आगे चल के प्रसेनजीत ने इसकी पुत्री थी, वो बहन थी, ये पुत्री है। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया और काशी का राज्य हमेशा के लिए अजातशत्रु को दे दिया। तो इस तरह से काशी अंतिम रूप से अजातशत्रु के समय मगध में मिला लिया गया है। तो ये अजातशत्रु के समय काशी का विलय हो गया। उसके बाद फिर आगे देखते हैं वैशाली। ये वैशाली की कई बार चर्चा हो चुकी है। वज्र संघ का प्रमुख वैशाली गणराज्य ही था, जहाँ का शासक था चेटक। तो वज्र संघ और अजातशत्रु के बीच युद्ध हुआ, जिसमें वैशाली का शासक चेटक पराजित हुआ। माने वैशाली के लोग पराजित हुए और वैशाली पर भी अजातशत्रु का अधिकार हो गया। तो इस तरह से काशी और वैशाली अजातशत्रु के काल में मगध में सम्मिलित किया गया। इसके बाद वज्र संघ को पराजित करने के बाद अजातशत्रु ने मल्ल संघ को भी पराजित किया।
मल्ल संघ को भी पराजित किया और मल्ल संघ को पराजित करने के फलस्वरूप अजातशत्रु का पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़े भूभाग पे अधिकार हो गया। तो इस तरह से बिंबिसार के समय केवल एक विजय की गई थी, केवल एक विजय, अंग विजय। बाकी सब जो विजय हुई है, काशी का विलय, वैशाली का विलय, फिर से मल्ल संघ को पराजित करके पूर्वी उत्तर प्रदेश पे अधिकार किया। तो मगध साम्राज्य का विस्तार अपने चरमोत्कर्ष पे अजातशत्रु के ही समय में पहुंचा, क्योंकि बिंबिसार केवल एक विजय किया था, अंग विजय, और अजातशत्रु से पहले बिंबिसार था तो इसने केवल एक ही विजय किया था, अंग विजय। और अजातशत्रु के बाद उदयन हुआ तो इसकी कोई बड़ी विजय या बड़ी उपलब्धि के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। नागदासक तो अत्यंत कमजोर शासक था, नागदासक इस वंश का अंतिम शासक था। तो इस तरह से क्वेश्चन है कि किस वंश के समय हर्यंक वंश अपने उत्कर्ष पे पहुंचा। तो ये सभी विजय अजातशत्रु के समय में की गई थी, या यहाँ तक अंग को छोड़ के यहाँ से ये सब विजय अजातशत्रु की है। तो इस तरह से अजातशत्रु के समय मगध अपने उत्कर्ष पे पहुंचा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है, अपतिक सूत्र और ओवाई सूत्र किसके धार्मिक विचारों का वर्णन करते हैं? तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, 24, जिसमें पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, तेईसवें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। ये वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे और इन्होंने जैन धर्म में चातुर्यान नामक शिक्षा दी थी। और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इस 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे जिन्होंने पंच महाव्रत नामक शिक्षा दी थी। जैन धर्म में इन लोगों को हम लोग पढ़ेंगे। जैन धर्म 24 तीर्थंकरों में एक महिला तीर्थंकर भी थी, 19वां तीर्थंकर, 19वें नंबर की जो तीर्थंकर थी, महिला तीर्थंकर थी, जिनका नाम मल्ल मिलता है, मल्ल। तो तीर्थंकर लोगों के बारे में बाद में हम लोग पढ़ेंगे, जैन धर्म बौद्ध धर्म जब पढ़ेंगे तो इस 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी थे, ओवाई सूत्र और अपतिक सूत्र और ओवाई सूत्र में कुणिक को महावीर स्वामी का भक्त बताया गया है। कुणिक कौन थे? तो कुणिक अजातशत्रु का उपनाम था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, अजातशत्रु। अजातशत्रु को महावीर स्वामी का भक्त कहा गया है। इन ग्रंथों से उनके धार्मिक विचारों की जानकारी मिलती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था? प्रसेनजीत, विदुरव, चेटक, अजातशत्रु। तो पहले भी हम बता चुके हैं कि महात्मा बुद्ध की जब 413 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई, अर्थात उनका महापरिनिर्वाण हुआ, तो उनके अस्थि अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया है और इसको बांटने का काम द्रोण नामक एक ब्राह्मण द्वारा किया गया था। उन्होंने इन अस्थि अवशेषों को 8 भागों में बांटा, 8 लोगों को दिया गया, जिसमें पावा के मल्ल, कुशिनारा के मल्ल, अलकप के बूल, द्वीप के ब्राह्मण,
इस तरह से अब मगध नरेश अजातशत्रु इस तरह से 8 भागों में बांटा गया था। 8 लोग प्राप्त किए थे इनके अस्थि अवशेषों को। तो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय मगध में अजातशत्रु का शासन था और अजातशत्रु ने कहा था कि भगवा हम क्षत्रिय हो, माने महात्मा बुद्ध क्षत्रिय थे और हम भी क्षत्रिय हैं, तो इस आधार पे हमको भी अस्थि अवशेषों का एक भाग मिलना चाहिए। तो अजातशत्रु को अस्थि अवशेषों का एक भाग मिला भी और चुंद नामक लुहार के यहाँ कुशीनारा में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी और महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में मगध नरेश अजातशत्रु के शासन काल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। तो इस तरह से क्षत्रिय सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। इस तरह से क्षत्रिय होने के आधार पे दावेदारी मगध नरेश अजातशत्रु ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, अजातशत्रु। किसने कहा था कि भगवा क्षत्रियो हम क्षत्रियो, अर्थात भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे और मैं भी क्षत्रिय हूँ। इस आधार पे उनकी अस्थि अवशेषों पे दावेदारी अजातशत्रु ने किया था। अभी अगले क्वेश्चन में हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, अजातशत्रु। अजातशत्रु का ये कथन है। क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में रथमूसल और महाशिलाकंटक थे। ए कवि, बी औषधि, सी युद्ध यंत्र और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद।